अकबर बीरबल की कहानी लालची दुकानदार। प्रारंभ। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में बैठे दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और राजधानी आगरा के बाजारों में चहल पहल कम हो गई थी। लेकिन एक चीज थी जो अकबर को परेशान कर रही थी। बाजार से लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थीं कि एक दुकानदार चोरी, मिलावट और धोखाधड़ी कर रहा है। एक दिन एक वृद्ध महिला दरबार में आई और सीधे अकबर के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोली, जहां पनाह, हम गरीबों को अगर कोई लूटता है तो आपसे बड़ा न्याय कौन करेगा? मेरी सुनिए। अकबर ने शांत स्वर में कहा, माँ डरो नहीं, जो भी हुआ है खुलकर कहो, न्याय जरूर होगा। महिला बोली, हुजूर, आगरा के मुख्य बाजार में रामलाल नाम का एक दुकानदार है। वह अनाज, मसाले, घी और तेल बेचता है, परंतु वह अपने तराजू में हेराफेरी करता है, मिलावटी सामान देता है और दाम दोगुने वसूलता है। मेरे बेटे ने उससे तेल खरीदा था, पर वह तेल इतना मिलावटी था कि मेरे घर सबकी तबीयत बिगड़ गई। दरबार में हलचल मच गई। अन्य दरबारियों ने भी बताया कि उन्हें भी रामलाल की दुकान से शिकायतें मिली हैं, लेकिन कोई खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि रामलाल का संबंध कुछ प्रभावशाली व्यापारियों और नगर के मुंशी से है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस लालची दुकानदार की सच्चाई का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, सत्य को उजागर करने के लिए कभी कभी चालाकी से काम लेना पड़ता है। मुझे कुछ समय दीजिए। मैं रामलाल को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि वह जीवन भर नहीं भूलेगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने एक साधारण वेशभूषा धारण की और अपने सेवक चंदू के साथ रामलाल की दुकान की ओर रवाना हुए। वे गरीब व्यापारी बनकर उसकी दुकान पर पहुंचे। रामलाल, जो हमेशा की तरह लालच में डूबा हुआ था, ग्राहकों को झूठे वादे कर रहा था। भाई साहब, ऐसा देसी घी पूरे आगरा में नहीं मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध गाय के दूध से बना। बीरबल ने घी सूंघा और बिना कुछ कहे 2 किलो घी मंगाया। उसके बाद कुछ दाल और मसाले भी खरीदे। चंदू ने भुगतान किया। जाते जाते बीरबल ने धीरे से कहा, अगर सामान अच्छा निकला तो अगले हफ्ते पूरी शादी का सामान यहीं से लेंगे। रामलाल का लालच और बढ़ गया। उसे लगा बड़ा ग्राहक हाथ लगा है। अगले दिन बीरबल ने वह सारा घी और दाल अपने महल के रसोइये को दे दिया और आदेश दिया कि उसकी जांच की जाए। जांच से स्पष्ट हुआ कि घी में सुअर की चर्बी की मिलावट थी और दाल में कंकड़ भरे हुए थे। मसाले भी रंगे हुए थे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। बीरबल अब पूरी योजना के साथ तैयार थे। दूसरा चरण, जाल बिछाया गया। 3 दिन बाद बीरबल दोबारा उसी भेष में रामलाल की दुकान पर गए। साथ में इस बार वे अपने साथियों को भी अलग अलग वेश में ग्राहक बनाकर लाए। किसी ने लकड़ी का व्यापारी बनकर, किसी ने तेल व्यापारी बनकर रामलाल से सामान खरीदा। सभी ने उसकी तारीफ की और वादा किया कि वे उससे बड़ी मात्रा में सामान खरीदने वाले हैं। रामलाल फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि अब उसकी दुकान चल निकलेगी और वह राजा के खास व्यापारियों में गिना जाएगा। बीरबल ने जाते जाते कहा, रामलाल जी, हमारी बेटी की शादी है। हम चाहते हैं कि आप ही सारा अनाज, तेल, मसाला और मिठाई का सामान दें। कुल मिलाकर 500 स्वर्ण मुद्राओं का सामान चाहिए। रामलाल की आंखों में स्वर्ण सिक्कों की चमक थी। हुजूर, आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा सामान दूंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। बीरबल बोले, पर एक बात है, हमें पूरा सामान 2 दिन में चाहिए और पहले नमूने के तौर पर कुछ चीजें देखना चाहेंगे।
अगर पसंद आए तो पूरा भुगतान साथ ही कर देंगे। रामलाल ने तुरंत सहमति दी। सच सामने आता है। बीरबल ने अपने सेवकों को भेजकर रामलाल से नमूने के रूप में घी, दाल, मसाले और तेल मंगवाया। फिर वे नमूने अकबर के सामने पेश किए और उनके विश्लेषण की रिपोर्ट भी दिखाई। अकबर गुस्से से भर उठे। इस दुष्ट ने हमारे प्रजा को विष खिलाया है। बीरबल, क्या योजना है अब? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, समय आ गया है कि उसे उसकी लालच की सजा दी जाए। कल उसे दरबार बुलाया जाए, परंतु उसे यह बताया जाए कि राजा स्वयं उसके सामान से प्रसन्न हैं और उसे दरबार का मुख्य आपूर्ति अधिकारी बनाना चाहते हैं। अकबर ने योजना में सहमति दी। अगले दिन रामलाल को विशेष संदेश के साथ दरबार बुलाया गया। दरबार में न्याय। रामलाल शाही वस्त्र पहनकर दरबार पहुंचा। उसके मन में अभिमान और स्वर्ण मुद्राओं का सपना पल रहा था। जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, बीरबल ने उसका स्वागत किया। अकबर ने उच्च स्वर में कहा, रामलाल, हमें बताया गया है कि तुम बेहद उच्च गुणवत्ता का सामान बेचते हो। क्या यह सच है? रामलाल ने झुककर कहा, हुजूर, मैं केवल शुद्धता और ईमानदारी में विश्वास रखता हूं। बीरबल बोले, तो क्या यह वही घी है जिसमें गाय का दूध है? और ये वही मसाले हैं जो देसी हैं? रामलाल ने गर्व से सिर हिलाया। बीरबल ने इशारा किया और सेवकों ने सारे नमूने लाकर दरबार में रख दिए। फिर उन्होंने नगर के वैद्य, रसोइये और खाद्य निरीक्षकों को बुलाकर खुली सभा में बताया कि यह घी और मसाले अत्यंत हानिकारक और मिलावटी हैं। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने झूठ बोला, जनता को लूटा और बीरबल को धोखा देने की कोशिश की। क्या तुम्हें अपनी गलती स्वीकार है? अब रामलाल के चेहरे से घमंड उतर चुका था। वह कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैं सच भूल गया। क्षमा चाहता हूं। बीरबल बोले, जहां पनाह, ऐसे लोगों को क्षमा करने से अन्य दुकानदार भी यही मार्ग अपनाएंगे। इन्हें उचित दंड दिया जाए। अकबर ने आदेश दिया कि रामलाल की दुकान 3 महीने के लिए बंद कर दी जाए, उसका सामान गरीबों में बांटा जाए और उसे समाज सेवा के अंतर्गत नगर के वृद्धाश्रम में भोजन बनवाने की सेवा दी जाए। न्याय की गूंज। रामलाल ने जो सोचा था, उसका ठीक उल्टा हुआ। उसकी लालच ने उसे जेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वह समझ गया कि व्यापार केवल लाभ कमाने का नाम नहीं, बल्कि ईमानदारी और विश्वास का दूसरा नाम है। आगरा के बाजार में बीरबल की योजना की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोग कहने लगे, जिसने बीरबल को धोखा देने की कोशिश की, उसका तो यही हाल होना था। दूसरे दुकानदारों ने भी अपने सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। कई दुकानदारों ने मिलावट बंद कर दी और ईमानदारी से व्यापार करें की तख्तियां अपनी दुकानों पर लगा लीं। उपसंहार। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय केवल डंडे से नहीं, बल्कि बुद्धि और योजना से भी किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ और नीतियां ही हमारे राज्य की असली ताकत हैं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां लालच होता है, वहां नुकसान अवश्य होता है, पर जहां बुद्धि होती है, वहां न्याय अपने आप प्रकट होता है। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईमानदारी और सच्चाई ही व्यापार और जीवन की नींव है। बुद्धिमत्ता से किया गया न्याय सबसे प्रभावशाली होता है। अकबर बीरबल की कहानी, झूठा सन्यासी और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना।
अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ पाठ सिखाने वाली होती हैं। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई ने न केवल बादशाह अकबर का दिल जीता बल्कि प्रजा के मन में भी उनके लिए गहरी श्रद्धा जगाई। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे सन्यासी की है जो अपने भेष का लाभ उठाकर लोगों को ठग रहा था। लेकिन जैसे ही बीरबल की दृष्टि उस पर पड़ी, उसका असली रूप दुनिया के सामने आ गया। प्रारंभ। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगने से पहले ही एक परेशान युवक अकबर के महल के बाहर खड़ा होकर प्रहरियों से विनती कर रहा था। मुझे जहां पनाह से मिलना है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मेरे साथ। प्रहरी उसे भीतर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन संयोग से उसी समय बीरबल महल में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने युवक की बात सुनी और उससे पूछा, क्या बात है, क्यों इतने व्याकुल हो? युवक बोला, हुजूर, मैं एक साधारण किसान हूँ। पिछले महीने एक साधु आया था हमारे गांव में। बहुत ज्ञानी, तेजस्वी और तपस्वी लगता था। उसने मुझे और गांव वालों को बताया कि जो भी उसके चरणों में सोने चांदी का दान देगा, उसका भाग्य खुल जाएगा। हम सबने उसे सोने की अंगूठियां, चांदी के सिक्के और गेहूं चावल तक दे दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वह रातों रात गायब हो गया। वह साधु नहीं, ठग था। बीरबल ने युवक से गांव का नाम पूछा, साधु का हुलिया जाना और कहा, तुम निश्चिंत रहो, अगर वह ठग है तो जल्दी ही अपने पाप का फल पाएगा। अकबर की उत्सुकता। दरबार में जब बीरबल ने यह बात अकबर को बताई तो अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या अब सन्यासी भी ठगी करने लगे हैं? यह तो बहुत गंभीर विषय है। इसका असर आम जनमानस पर पड़ता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ऐसे बहुत से लोग धर्म और भक्ति का मुखौटा पहनकर मासूमों को ठगते हैं। लेकिन मैं उस साधु को पकड़कर ही रहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अगर तुम उसे रंगे हाथ पकड़ो तो मैं स्वयं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे इस मामले को सुलझाते हो। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आसपास के गांवों में भेजा, विशेषकर उस मार्ग पर जहां से सन्यासी आमतौर पर नगरों की ओर जाते थे। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी नया साधु जो अचानक बहुत धनवान दिखे, उसके बारे में सूचना दी जाए। 3 दिन के अंदर ही खबर मिली कि एक नया सन्यासी स्वामी तपोनाथ नाम से आगरा के बाहर बने एक पुराने मंदिर में ठहरा हुआ है। वह हर दिन प्रवचन देता है और लोग उसे दान पुण्य में कीमती वस्तुएं दे रहे हैं। बीरबल ने खुद एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि साधु अत्यंत भव्य वस्त्रों में बैठा है। उसके पास सोने की चेन, अंगूठियां और रत्नजड़ित करधनी है। प्रवचन के बाद वह कहता, जो भी मुझे सच्चे मन से दान देगा, उसके अगले 7 जन्म सुधर जाएंगे। बीरबल समझ गए कि यही वही ठग है। उन्होंने उसी शाम उसे सबक सिखाने की योजना बना डाली। जाल में फंसाया गया। बीरबल ने 2 नकली सेठों को अपने साथ शामिल किया और उन्हें भारी वस्त्र पहनाकर धनी व्यापारी बना दिया। दोनों सेठ मंदिर में पहुंचे और स्वामी तपोनाथ के चरणों में झुककर बोले, स्वामी जी, हम दोनों की माताएं गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने सुना है कि आपके आशीर्वाद से तो मृत्यु भी जीवन में बदल सकती है। साधु बोला, बिल्कुल वत्स, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सेठ बोले, स्वामी जी, अगर आप हमारे लिए विशेष पूजा करें तो हम आपको सोने से मढ़ा हुआ सिंहासन भेंट करेंगे। साधु की आंखें चमक उठीं। बीरबल उसी समय मंदिर में रक्षक का वेश धारण करके पहुंचे और बोले, स्वामी जी, नगर के महाराज अकबर ने आपको राजमहल आमंत्रित किया है। वे स्वयं आपके प्रवचन सुनना चाहते हैं।
साधु को जैसे वरदान मिल गया हो। वह तुरंत तैयार हो गया। दरबार में खुलता है भेद। अगले दिन विशेष रूप से सजा हुआ रथ भेजा गया और स्वामी तपोनाथ को दरबार लाया गया। दरबारियों को पहले से बताया गया था कि क्या चल रहा है। साधु जब दरबार में पहुंचा तो उसने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने पूछा, स्वामी जी, आपने कौन कौन से तीर्थ किए हैं? साधु बोला, जहां पनाह, मैंने हिमालय की कंदराओं में तपस्या की है, नर्मदा के तट पर ध्यान किया है और अब आपकी नगरी में धर्म का प्रचार कर रहा हूं। बीरबल ने सामने आकर पूछा, क्या तपस्या के दौरान आपने यह स्वर्ण चेन भी प्राप्त की थी? और फिर उसने साधु की अंगूठिया और करधनी की ओर इशारा किया। साधु कुछ नहीं बोला। तभी बीरबल ने दरबार में उस किसान युवक और गांव के अन्य लोगों को बुलाया। सबने एक साथ कहा, इसी ने हमें ठगा था, यही वह झूठा सन्यासी है। अब साधु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं मूलतः एक व्यापारी था। घाटे में व्यापार बंद हुआ तो साधु का भेष धारण कर लिया। सोचा कुछ दान पुण्य के नाम पर जीवन चल जाएगा, पर लालच बढ़ता गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुमने सोचा था कि धर्म का अपमान करोगे और कोई कुछ नहीं कहेगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ऐसे ढोंगी बाबाओं को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आम जनता धोखा न खाए। सजा और सीख। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को नगर की सड़कों पर उसी साधु वेश में घुमाया जाए और उसके गले में मैं ढोंगी हूं की तख्ती लटकाई जाए। उसकी सारी संपत्ति गरीबों और उन लोगों में बांटी जाए जिन्हें उसने ठगा था। उसके बाद उसे नगर की सफाई कार्यों में 2 महीने के लिए लगा दिया जाए। उपसंहार। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही हमारे राज्य की नींव है। अगर तुम न होते तो यह ढोंगी आज भी भोले लोगों को ठग रहा होता। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां सच्चाई है वहां उजाला है, और जहां ढोंग है वहां अधर्म का अंधकार। उस दिन से आगरा के आसपास के गांवों में लोगों ने यह कसम खाई कि वे किसी अजनबी के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने धर्म और विवेक के बीच का अंतर पहचानना शुरू किया। सीख। केवल भेष पर भरोसा करना मूर्खता है। धर्म का नाम लेकर लोगों को ठगना सबसे बड़ा अधर्म है। चतुराई, विवेक और साहस से ही समाज की रक्षा की जा सकती है। अकबर बीरबल की कहानी, गुप्त खजाना और बेईमान मंत्री। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में चतुराई और न्याय की मिसाल रही है। बीरबल की तेज बुद्धि, न्यायप्रियता और हास्य से भरी सूझबूझ ने अकबर को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से निकाला। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे बेईमान मंत्री की है जो गुप्त खजाने की आड़ में धोखाधड़ी कर रहा था, लेकिन बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि से उसका भेद खुल गया। आरंभ। महल में चर्चा। एक दिन बादशाह अकबर अपने खास दरबार में बैठे दरबारियों से राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। खजांची ने बताया कि प्रजा से कर वसूली अच्छी हो रही है, व्यापारियों से लगान मिल रहा है, परंतु फिर भी राज्य का खजाना जितना भरा होना चाहिए उतना नहीं है। अकबर ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, हमारा राज्य संपन्न है, जनता समृद्ध है, फिर भी खजाना अधूरा क्यों? बीरबल चुपचाप सब देख और सुन रहे थे। तभी प्रधानमंत्री ख्वाजा अफजल खां ने सुझाव दिया, जहां पनाह हो सकता है कि हमारे पुरखों ने कहीं गुप्त खजाने छिपा रखे हों। हमें पुराने किलों, महलों और गुफाओं की खोज करवानी चाहिए। अकबर को यह विचार रोचक लगा।
उन्होंने तुरंत खोज अभियान को मंजूरी दे दी और अफजल खां को इसका प्रमुख नियुक्त कर दिया। अफजल खां ने अगले ही दिन से खजाने की खोज प्रारंभ कर दी। खजाने की खोज और चोरी की चाल। 3 महीने बीत गए। अफजल खां समय समय पर दरबार में आता और कहता, जहां पनाह, हमें पुराने महल की एक सुरंग में गुप्त खजाने के संकेत मिले हैं। कुछ प्राचीन मुहरें और रत्न मिले हैं, परंतु खुदाई अब भी चल रही है। हर बार वह कुछ अशर्फिया और सोने के टुकड़े लाकर दरबार में जमा करता, जिससे अकबर संतुष्ट होते रहे। लेकिन बीरबल को कुछ खटक रहा था। बीरबल ने देखा कि अफजल खां की वेशभूषा पहले से अधिक भव्य हो गई थी। उसके नौकर चाकर अब ऊंचे दर्जे की चीजें इस्तेमाल करने लगे थे और वह हर बार खजाने के बारे में अति उत्साह से बात करता, परंतु ठोस विवरण नहीं देता। बीरबल ने निश्चय किया कि अब इस मंत्री की असलियत का पर्दाफाश करना जरूरी है। बीरबल की छानबीन। बीरबल ने अपने 2 विश्वस्त गुप्तचरों को अफजल खां के पीछे लगाया। आदेश था कि वे उसकी गतिविधियों पर नजर रखें और खुदाई स्थल पर जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौटे और बताया कि खुदाई स्थल पर रोजाना बहुत से मजदूर काम करते हैं, लेकिन जो खजाना मिलता है उसका अधिकांश भाग खुफिया रूप से अलग किया जाता है और अफजल खां के निजी महल में पहुंचाया जाता है। वहां एक भूमिगत तहखाना बन रहा है। बीरबल को अब पूरा यकीन हो चुका था कि अफजल खां खजाने का बड़ा हिस्सा छिपाकर स्वयं रख रहा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना बादशाह कुछ कर नहीं सकते थे। अतः बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। एक रात बीरबल ने अपने गुप्तचरों के साथ अफजल खां के महल की निगरानी की। अंधेरे में मजदूरों का आना जाना और कुछ संदिग्ध गाड़ियों का आना उन्हें दिखा। फिर बीरबल ने अफजल खां को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने खुद को एक व्यापारी का भेष दिया और अफजल खां के महल के पास पहुंचे। भेष में बीरबल और मंत्री का लालच। बीरबल ने एक नकली नाम से अफजल खां को संदेश भिजवाया कि वह एक धनी व्यापारी है और उसके पास भी एक नक्शा है जो पुराने खजाने का संकेत देता है। वह अफजल खां से मिलकर उसे साझा करना चाहता है। अफजल खां अपने लालच में उस व्यापारी से मिला। व्यापारी बीरबल ने उसे एक पुरानी तांबे की पट्टी दिखाई जिस पर एक नकली नक्शा बना था और कहा, यह नक्शा बताता है कि लालकोट दुर्ग के नीचे गुप्त खजाना है, परंतु मैं अकेला इसे नहीं निकाल सकता। यदि आप मेरी मदद करें तो हम दोनों इसे बांट सकते हैं। अफजल खां का लालच फिर जागा। उसने फौरन हामी भर दी और कहा, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं पहले यह देखना चाहता हूं कि आपने जो पहले से खजाना पाया है वह कहाँ रखा है। तभी मैं आप पर विश्वास कर पाऊंगा। अफजल खां थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसे बीरबल के व्यापारी भेष पर यकीन आ गया। वह उसे अपने महल के तहखाने में ले गया। भंडाफोड़। तहखाने में दाखिल होते ही बीरबल ने देखा चांदी के ढेर सारे बर्तन, सोने की मुहरें, बहुमूल्य रत्न और प्राचीन वस्तुएं वहां संग्रहित थीं। बीरबल ने इशारा किया और बाहर खड़े सिपाहियों को बुला लिया। उन सिपाहियों ने तुरंत तहखाना घेर लिया। अफजल खां अवाक रह गया। बीरबल ने अपना भेष उतारा और कहा, मंत्री जी, आपने तो बहुत सुंदर संग्रहालय बना रखा है, वह भी जनता के धन का। अकबर को भी तुरंत बुलाया गया। उन्होंने यह दृश्य देखकर क्रोध में कहा, अफजल खां, तुम्हें हमने खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी और तुमने राज्य से विश्वासघात किया।
क्या तुम्हें अपने पद की गरिमा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा? अफजल खां गिड़गिड़ाते हुए बोला। जहां पनाह, मैं लालच में अंधा हो गया था। क्षमा कर दीजिए। सजा और जनता का न्याय। अकबर ने निर्णय सुनाया। अफजल खां से तत्काल उसका पद छीना जाएगा। खजाने की पूरी सूची बनाई जाएगी और राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा। अफजल खां को 2 वर्ष की कठोर सेवा दी जाएगी। उसे नगर के अस्पताल और अनाथालयों की सेवा करनी होगी। प्रजा के सामने उसे सार्वजनिक रूप से अपने अपराध को स्वीकार करना होगा। बीरबल ने उस खजाने का पुनः मूल्यांकन करवाया और जनता की भलाई के लिए उसका उपयोग सुनिश्चित किया, जैसे गरीबों के लिए अन्न भंडार, स्कूलों के निर्माण और सरायों की मरम्मत। दरबार में सराहना। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की। बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ही एक राज्य के स्तंभ होते हैं। सभी दरबारी तालियों से बीरबल की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां सच्चाई का दीपक जलता है, वहां झूठ और धोखा छिप नहीं सकते। उपसंहार। उस घटना के बाद कोई भी मंत्री या दरबारी राज्य की संपत्ति के साथ धोखा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि न्याय केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और विवेक से होता है। सीख। 1. धोखा और भ्रष्टाचार देरसवेर उजागर हो ही जाते हैं। 2. ईमानदारी और पारदर्शिता किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। 3. चतुराई से किया गया न्याय समाज को सजग और सतर्क बनाता है। अकबर बीरबल की कहानी, अनमोल रत्न और न्याय का तराजू। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में न्याय, चतुराई और सत्य की मिसाल हैं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि उनमें गूढ़ शिक्षाएं भी छिपी होती हैं। यह कहानी एक ऐसे बहुमूल्य रत्न से जुड़ी है जिसकी चोरी ने पूरे राज्य को हिला दिया, लेकिन बीरबल की तीव्र बुद्धि ने एक बार फिर सच्चाई को उजागर कर दिया। प्रारंभ। शाही संग्रहालय में हलचल। एक दिन सुबह की शुरुआत आम दिनों की तरह ही हुई। आगरा के शाही महल के भीतर स्थित संग्रहालय, जिसमें वर्षों से दुर्लभ रत्न, हीरे, पन्ने और बहुमूल्य वस्तुएं रखी थीं, अचानक शोर से गूंज उठा। पहरेदारों ने भागकर देखा कि नीलम का रत्न, जो अकबर को तुर्किस्तान के सम्राट ने भेंट में दिया था, गायब हो गया है। महल में कोहराम मच गया। यह रत्न इतना दुर्लभ और कीमती था कि इसे नीलम सम्राट कहा जाता था। कहा जाता था कि जो इसे धारण करे, उसका राज्य अपराजेय रहेगा। अकबर ने तुरंत दरबार बुलवाया। दरबार में चिंता। अकबर गुस्से में थे। उन्होंने सिपाहियों और दरबारियों को कड़े स्वर में कहा, हमारे महल में से इतनी कीमती वस्तु का चोरी होना न केवल सुरक्षा की विफलता है, बल्कि हमारे सम्मान पर भी आघात है। जिसने भी यह अपराध किया है, वह राज्य का सबसे बड़ा गद्दार है। प्रधान रक्षक और संग्रहालय निरीक्षक ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, केवल 3 लोग ही प्रतिदिन उस रत्न के कक्ष तक पहुंच सकते थे, मैं स्वयं, दरबार का रत्नकार हरिहर और राजगुरु केशव शास्त्री। बीरबल यह सब ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य की परतें खोलने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने भरोसे से कहा, बीरबल, इस बार अपराध बहुत बड़ा है। यदि तुमने इस रहस्य को सुलझा लिया तो मैं तुम्हें इस दरबार का सर्वोच्च पुरस्कार दूंगा। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल सबसे पहले संग्रहालय पहुंचे। उन्होंने वहां की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। कक्ष में कोई ताला नहीं टूटा था, न ही कोई खिड़की खुली हुई थी। रत्न रखने की तिजोरी की चाबी केवल निरीक्षक के पास थी।
लेकिन वहां किसी जबरदस्ती या चोरी का कोई चिन्ह नहीं था। फिर उन्होंने तीनों व्यक्तियों से अलग अलग पूछताछ की। एक प्रधान रक्षक, वह बोला, मैं हर सुबह पहरेदारों की निगरानी करता हूँ, फिर दरबार में अपनी ड्यूटी पर आ जाता हूँ। रत्न को देखने का समय मेरा नहीं था। दो रत्नकार हरिहर, उसने कहा, मैं हर 3 दिन में रत्नों की सफाई करता हूँ। परसों मैंने नीलम को देखा था, वह सुरक्षित था। कल मैं वहां गया ही नहीं। 3 राजगुरु केशव शास्त्री, उन्होंने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मैं सप्ताह में एक बार रत्नों पर वैदिक पूजा करता हूँ। कल मैंने पूजा की थी, वह रत्न वहां नहीं था। बीरबल को इन तीनों के वक्तव्यों में विरोधाभास लगा। हरिहर कहता है कि वह कल वहां नहीं गया, पर शास्त्री कहता है कि कल रत्न नहीं था। इसका मतलब या तो हरिहर झूठ बोल रहा है या शास्त्री। बीरबल की अगली योजना। बीरबल ने एक नई चाल चली। उन्होंने इन तीनों को दरबार में बुलाकर कहा, राजा का आदेश है कि जब तक चोर का पता नहीं चलता, तीनों को अलग अलग कक्षों में बंद किया जाएगा। किसी से कोई बात नहीं होगी, न किसी को कोई वस्तु दी जाएगी। तीनों को अलग अलग बंद कर दिया गया। बीरबल ने एक सिपाही को आदेश दिया कि शास्त्री के कमरे में विशेष रूप से रखवाली की जाए। 3 दिन बाद बीरबल ने सभी को फिर से दरबार में बुलाया। उन्होंने कुछ और चौंकाने वाली बातें पूछीं। बीरबल ने राजगुरु से पूछा, आपने पूजा की, फिर भी रत्न पर रक्षा सूत्र नहीं था। आपने उसे नहीं देखा? शास्त्री ने कहा, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बीरबल ने घोषणा की, मुझे पता चल गया है कि चोर कौन है। सत्य का उद्घाटन। बीरबल ने दरबार में एक तराजू मंगवाया और तीनों व्यक्तियों के सामने चुपचाप रखा। फिर उन्होंने सबके सामने एक एक कर इन तीनों से कहा, आप लोग एक एक पत्थर इस तराजू में डालिए। जिसके पत्थर से न्याय का पलड़ा झुकेगा वही सच्चा होगा। तीनों ने पत्थर डाले, लेकिन तराजू बराबर ही रहा। तब बीरबल बोले, यह तराजू तो एक प्रतीक है, असली न्याय अब होगा। चोर वही है जो इन तीनों में सबसे अधिक चिंतित है, और वह है हरिहर रत्नकार। हरिहर चौंक गया। उसने तुरंत विरोध किया, नहीं बीरबल जी, मैं निर्दोष हूं। बीरबल बोले, अगर तुम निर्दोष हो तो कल तुम संग्रहालय क्यों नहीं गए? तुम्हारा काम था रत्नों की सफाई करना। राजगुरु ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने रत्न को नहीं देखा, यानी वह कल ही गायब हुआ। तुमने ये जानबूझकर कहा कि तुम कल वहां नहीं गए ताकि कोई तुम पर शक न करे। लेकिन तुम गए थे, और चाबी तुम्हारे पास थी। हरिहर के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने हाथ हिलाया और सिपाहियों को आदेश दिया, हरिहर के घर की तलाशी लो, विशेष रूप से उसकी दीवारों और फर्श की गहराई से। संध्या होते होते समाचार आया, हरिहर के घर की रसोई की दीवार के पीछे एक गुप्त खांचा बना हुआ था, जिसमें नीलम सम्राट रत्न छिपा मिला। दंड और सीख। हरिहर को दरबार में लाया गया। वह अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए स्वीकार किया, मैं चाहता था कि एक दिन मैं भी अमीर बनूं, सम्मान पाऊं, पर मैंने गलत मार्ग चुना। क्षमा करें। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, एक विश्वस्त कर्मचारी जब विश्वास तोड़ता है तो उसका अपराध दोगुना होता है। अकबर ने आदेश दिया कि हरिहर को राज्य सेवा से बर्खास्त किया जाए। उसे 5 वर्ष के लिए श्रमिक सेवा में लगाया जाए और उसके घर की संपत्ति राज्य को लौटा दी जाए। रत्न को पुनः उसी स्थान पर सम्मान के साथ स्थापित किया गया। इस बार उसकी सुरक्षा और अधिक सख्त कर दी गई। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा,
बीरबल, तुमने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि चतुराई केवल खेल में नहीं, न्याय में भी अनमोल होती है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह न्याय कभी तराजू से नहीं झुकता, वह बुद्धि और सच्चाई के आधार पर खड़ा होता है। उपसंहार। इस घटना के बाद महल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कठोर कर दी गई। प्रजा को यह विश्वास हो गया कि बीरबल और अकबर की जोड़ी किसी भी परिस्थिति में न्याय का साथ नहीं छोड़ेगी। सीख। विश्वास ही सबसे बड़ा रत्न होता है। अपराध चाहे कितना भी गुप्त हो, सत्य उसे उजागर कर ही देता है। बुद्धिमत्ता और ईमानदारी न्याय की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और भ्रष्ट दरबारी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों के दिलों में घर करती रही हैं। ये कथाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन भी देती हैं। चतुरता, न्याय, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों से भरपूर ये प्रसंग सैकड़ों वर्षों से भारतीय लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बने हुए हैं। आज की यह कथा उस समय की है जब अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया, तेज तर्रार, बातों का जादूगर, परंतु भीतर से चालाक और भ्रष्ट। वह धीरे धीरे बादशाह का विश्वास जीतने लगा, परंतु बीरबल की दृष्टि में उसकी चालें नहीं छिप सकीं। भाग 1। दरबार में नया चेहरा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी उपस्थित हुआ। नाम था शेख निजामुद्दीन। उसने फारसी और तुर्की भाषाओं में निपुणता दिखाई और राजस्व नीति पर बड़ी प्रभावशाली बातें की। वह कुछ महीनों में ही अकबर के अत्यंत प्रिय सलाहकारों में गिना जाने लगा। शेख निजाम ने अनेक योजनाएं प्रस्तुत कीं। कर प्रणाली सुधार, व्यापारियों से नया शुल्क और दरबारी भत्तों में कटौती। बादशाह को ये सभी बातें प्रभावी लगीं क्योंकि शाही खजाने की आय बढ़ने लगी। शेख को जल्दी ही मालमीन यानी वित्त सलाहकार का पद मिल गया। बीरबल इस परिवर्तन को चुपचाप देख रहे थे। उन्हें कुछ बातें असामान्य लगीं। कई पुराने व्यापारी दरबार आना बंद कर चुके थे। प्रजा के कुछ हिस्सों में असंतोष की खबरें आने लगी थीं। और सबसे बढ़कर राज्य के खजाने में तो वृद्धि हो रही थी, पर महल के कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिल रहा था। बीरबल को संदेह हुआ कि शेख निजाम कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहा है। भाग 2। गुप्त जांच की शुरुआत। बीरबल ने राजा से अनुमति लेकर कुछ दिन के लिए विदेश व्यापार सर्वेक्षण के नाम पर दरबार से अवकाश लिया। लेकिन वास्तव में उन्होंने भेष बदलकर गुप्त जांच शुरू कर दी। बीरबल ने एक वृद्ध व्यापारी का रूप धारण किया और शेख निजाम के सहयोगियों के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह बुखारा से व्यापार के लिए आया है और अपने माल के लिए शाही अनुमति पत्र चाहता है। शेख निजाम के मुंशी ने तुरंत कहा, जनाब, अनुमति पत्र तो मिल जाएगा, पर शेख साहब के लिए विशेष भेंट देना होगा। बिना खास नजराना के यह मुमकिन नहीं। बीरबल ने पूछा, कितना नजराना? कम से कम 500 अशर्फिया, मुंशी ने उत्तर दिया। बीरबल को अब पूरा यकीन हो चुका था कि शेख निजाम रिश्वत लेकर सरकारी कार्य कर रहा है। उन्होंने अगले 5 दिनों तक 5 अलग अलग लोगों को व्यापारी बनाकर भिजवाया। सभी से रिश्वत मांगी गई। भाग 3। भंडाफोड़ की तैयारी। अब बीरबल ने योजना बनाई कि इस मामले को दरबार में किस प्रकार लाया जाए जिससे शेख निजाम स्वयं अपनी बातों में उलझे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि अब दरबार में न्याय और ईमानदारी का स्थान भेंट और रिश्वत ने ले लिया है। क्या यह सत्य है? अकबर चौंक गए। बीरबल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे दरबार में कोई भ्रष्टाचार नहीं। बीरबल मुस्कराए। तो क्यों न हम एक परीक्षा करें?
अगर सब ठीक निकला तो मैं स्वयं सजा भुगतूंगा, पर यदि मेरी बात सही निकली तो दोषी को दंड मिलेगा। अकबर ने हामी भर दी। भाग 4 परीक्षा की योजना। बीरबल ने 2 विश्वस्त दरबारियों को व्यापारी बनाकर दरबार भेजा। एक का नाम रखा गया शाह अली और दूसरे का हाफिज करीम। दोनों को शेख निजाम से मिलवाया गया। पहले दरबारी ने कहा, हमें दिल्ली से मसालों की खेप मंगवानी है, कृपया मार्ग शुल्क में छूट दीजिए। शेख निजाम ने तुरंत कहा, 500 अशर्फियों में काम हो जाएगा। दूसरे ने कहा, मुझे राजस्थान के लिए रेशम के व्यापार का आदेश पत्र चाहिए। शेख बोला, 600 अशर्फियों में हो जाएगा, आज ही हस्ताक्षर करवा दूंगा। बीरबल और अकबर पर्दे के पीछे से यह सब सुन रहे थे। अब समय था पर्दा उठाने का। भाग 5 न्याय का क्षण। बीरबल ने दरबार में सबके सामने उन दोनों दरबारियों को बुलवाया। शेख निजाम मुस्कुरा रहा था, पर अगले ही क्षण जैसे उसका रंग उड़ गया जब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही 2 व्यापारी हैं जिन्हें शेख निजाम ने शाही आदेश देने के बदले रिश्वत की मांग की। शेख घबराया, यह झूठ है, यह मेरे विरोधियों की साजिश है। बीरबल ने गवाही के रूप में उन 5 नकली व्यापारियों को भी बुला लिया जिन्हें उन्होंने पहले भेजा था। सभी ने समान बयान दिया। बीरबल ने आगे कहा, इनके पास शेख के हस्ताक्षर वाले पत्र हैं। यदि ये झूठ बोल रहे हैं तो उनके हस्ताक्षर की जांच करवा लीजिए। अकबर को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, शेख निजाम, तुमने इस तख्त को अपवित्र किया है। तुम्हारा घमंड और लोभ तुम्हें ले डूबा। तुम्हारे कारण प्रजा का विश्वास हिला। भाग 6 दंड और सुधार। अकबर ने शेख निजाम से उसका पद छीन लिया। उसे दरबार से निष्कासित किया गया और 5 वर्षों के लिए समाज सेवा का आदेश मिला, जिसमें उसे हर सप्ताह नगर के निर्धनों को भोजन और वस्त्र देने की सेवा करनी थी। बीरबल को अकबर ने राजन्याय मंत्री की उपाधि दी और राज्य की वित्तीय देखरेख भी सौंपी। बीरबल ने तुरंत कई सुधार किए। रिश्वत विरोधी आयोग की स्थापना, व्यापारियों के लिए स्वतंत्र सलाह केंद्र और हर सरकारी कार्य में 2 स्वतंत्र गवाहों की अनिवार्यता। भाग 7 जनता की प्रतिक्रिया और नई आशा। आगरा की जनता में इस घटना की बहुत चर्चा हुई। लोग कहने लगे, बीरबल है तो भरोसा है। जब तक बीरबल दरबार में है कोई अन्याय नहीं होगा। व्यापारी समुदाय जो पहले भयभीत था अब खुलकर व्यापार करने लगा। प्रजा को भी विश्वास हुआ कि दरबार में केवल बादशाह का नहीं बल्कि सच्चाई का शासन है। उपसंहार। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, साहस और ईमानदारी से हर अंधकार को उजाले में बदला जा सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे तख्त की आंख हो। जहां तुम देखते हो वहां सत्य प्रकट होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां सच्चाई की राह पर कदम हो वहां न्याय खुद चलकर आता है। सीख। रिश्वत और भ्रष्टाचार चाहे जितने गुप्त हों, देर सवेर सामने आ ही जाते हैं। राज्य और समाज की नींव न्याय और ईमानदारी पर ही टिकी होती है। बुद्धि और विवेक से किया गया न्याय सबसे शक्तिशाली होता है। अकबर बीरबल की कहानी, सच बोलने की कीमत। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि वे हमें जीवन के मूल्यवान पाठ भी सिखाती हैं। इन कहानियों में चतुराई, न्याय, सच्चाई और मानवीय गुणों की झलक देखने को मिलती है। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो ईमानदारी से जीवन बिताना चाहता था, लेकिन समाज में व्याप्त भय और स्वार्थ उसे रोकते रहे।
अंततः बीरबल के बुद्धिमान हस्तक्षेप से सच्चाई की जीत होती है। प्रथम अंक, सच्चा किसान। एक समय की बात है। आगरा राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक छोटा सा गांव था, खिदरपुर। वहां रहने वाला एक किसान था, गोकुल। वह अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। खेती से जो उपज मिलती, उसमें से कुछ भाग जरूरतमंदों को भी बांट देता। एक दिन गोकुल अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। उत्सुकतावश उसने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में उसे एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा पूरी तरह बंद था। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। घड़ा पूरा सोने की अशर्फियों से भरा था। गोकुल स्तब्ध रह गया। एक ओर वह गरीब किसान था, दूसरी ओर उसके सामने संपत्ति का ढेर था। परंतु उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसने सोचा, यह संपत्ति मेरी नहीं है। यह जरूर किसी पूर्वज का छिपाया हुआ खजाना है जो अब मेरे हाथ लग गया है। परंतु क्या यह मेरे पास रखना उचित होगा? गोकुल सीधा गांव के पटवारी के पास गया और सब कुछ बता दिया। पटवारी हैरान रह गया, लेकिन लालच में आकर बोला, ये बात किसी से मत कहना। मैं इसे राजधानी ले जाकर राजा को सौंप देता हूं। गोकुल ने सहजता से घड़ा उसे सौंप दिया, लेकिन यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। द्वितीय अंक, पटवारी की चालबाजी। पटवारी, जिसका नाम था धर्मनाथ, गोकुल की ईमानदारी का गलत फायदा उठाने वाला व्यक्ति था। उसने गुप्त रूप से घड़े में से आधा सोना निकाल लिया और बाकी आधा हिस्सा राजा के नाम से राजधानी भेज दिया। अपने पत्र में उसने लिखा, यह घड़ा खेत में खुदाई के दौरान मिला, पर खोज करने वाला अब तक अज्ञात है। अकबर ने यह सुनते ही घोषणा की कि जो भी व्यक्ति गुमनाम होकर इतना कीमती खजाना राज्य को सौंपता है, वह सच्चे नागरिक का उदाहरण है। उन्होंने आदेश दिया कि खोजकर्ता को खोजा जाए और उसे सम्मानित किया जाए। परंतु धर्मनाथ ने स्थिति को और जटिल बना दिया। उसने गांव लौटकर गोकुल से कहा, राजा बहुत क्रोधित हैं। वे समझते हैं कि तुमने खजाना छिपाने की कोशिश की। अगर तुमने दावा किया कि यह खजाना तुम्हें मिला था, तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। गोकुल भयभीत हो गया। वह चुप हो गया और सब कुछ भगवान पर छोड़कर फिर से खेतों में लग गया। तृतीय अंक, बीरबल की सूचना और उत्सुकता। इसी दौरान बीरबल राजधानी में थे। उन्होंने खजाने की खबर और उसके गुमनाम मिलने की बात सुनी। उन्हें यह बात खटकी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के इतनी बड़ी संपत्ति राज्य को क्यों सौंपेगा और फिर गुमनाम क्यों रहेगा? इसमें कुछ छिपा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कराए। जहां सच्चाई छिपाई जाती है, वहां धूल उठती है। मुझे केवल थोड़ी सी हवा चाहिए। अकबर ने बीरबल को छानबीन की अनुमति दे दी। चतुर्थ अंक, गोकुल से भेंट। बीरबल साधारण ग्रामीण के वेश में गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की और जल्दी ही गोकुल के बारे में जान लिया। जब उन्होंने गोकुल से मुलाकात की तो उन्हें पहली ही बातचीत में उसकी ईमानदारी का आभास हो गया। बीरबल ने कहा, मैं दिल्ली से आया व्यापारी हूं। सुना है तुम्हारे खेत में कोई खजाना मिला था। गोकुल घबरा गया। बोला, नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं मिला। झूठी बातें उड़ती रहती हैं। बीरबल ने गहराई से देखा। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। अगर तुमने कुछ भी छिपाया तो हो सकता है तुम्हें सजा मिले, लेकिन अगर तुम सच कहो तो न्याय जरूर होगा।
अब गोकुल के सब्र का बांध टूट गया। उसने पूरी बात कह सुनाई, कैसे उसने घड़ा पटवारी को सौंपा और कैसे पटवारी ने उसे धमकाया। बीरबल को यही सुनना था। पंचम अंक, दरबार में न्याय। बीरबल ने राजधानी लौटकर अकबर को सब कुछ बताया। अकबर को जब यह पता चला कि एक गरीब किसान ने राज्य को बिना किसी लालच के खजाना सौंपा, तो वे चकित रह गए। अकबर ने आदेश दिया कि गोकुल और पटवारी दोनों को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन दरबार लगा। दोनों हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, गोकुल, क्या यह सच है कि तुमने वह खजाना खुद नहीं पाया था? गोकुल चुप रहा। लेकिन बीरबल बोले, गोकुल, डरो मत। यदि तुमने सच्चाई बोली तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, यदि छिपाई तो दंड। गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वह खजाना मुझे मेरे खेत में खुदाई करते समय मिला था। मैंने उसे गांव के पटवारी को सौंप दिया ताकि वह राज्य को दे दे। परंतु उसने मुझे डरा दिया कि अगर मैंने सच बताया तो मुझे जेल होगी। अब बीरबल ने पटवारी से पूछा, क्या यह सत्य है? पटवारी झूठ बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बीरबल ने वह दस्तावेज और गवाह प्रस्तुत किए जो उन्होंने पहले ही इकट्ठे कर लिए थे। गांव के एक बालक ने भी गवाही दी कि उसने पटवारी को घड़े से कुछ निकालते देखा था। अकबर क्रोधित हो उठे। धर्मनाथ, तुमने न केवल एक ईमानदार किसान को डराकर चुप कराया, बल्कि राज्य के खजाने में भी हेराफेरी की। तुम्हारा अपराध क्षमायोग्य नहीं है। षष्ठम अंक, पुरस्कार और दंड। अकबर ने न्याय सुनाया। धर्मनाथ से पटवारी का पद छीन लिया गया। उसे 1 वर्ष तक सार्वजनिक सेवा का आदेश मिला, जिसमें वह निर्धनों की सहायता करेगा। गोकुल को 75% खजाना लौटाया गया और 25% खजाना राज्य को सौंपा गया। साथ ही गोकुल को सच्चा नागरिक की उपाधि देकर ग्राम प्रधान बना दिया गया। गोकुल की आंखों में आंसू थे। वह बोला, जहां पनाह, आपने मेरे जैसे साधारण किसान को न्याय दिया। अब मेरा विश्वास और गहरा हो गया है। बीरबल मुस्कराए और बोले, सच्चाई कभी खोती नहीं, बस उसे पहचानने वाले की जरूरत होती है। उपसंहार। गोकुल की कहानी राज्य भर में प्रसिद्ध हो गई। हर गांव, हर नगर में लोग बच्चों को सिखाने लगे कि देखो, गोकुल की तरह ईमानदार बनो, क्योंकि अंत में सच्चाई ही जीतती है। बीरबल की न्यायप्रियता और अकबर की दूरदर्शिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बुद्धि और नीति साथ चलें तो कोई भी अन्याय नहीं टिकता। सीख। 1. सच्चाई को छिपाने से वह मिटती नहीं, बस देर से सामने आती है। 2. ईमानदारी हमेशा कठिन रास्ता हो सकती है, पर अंत में वह फल देती है। 3. न्याय तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठकर सच बोल सके। 4. राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सच्चे नागरिकों को संरक्षण और सम्मान दे। अकबर बीरबल की कहानी, लालची दुकानदार। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने मुगल दरबार को केवल न्याय और चतुराई से ही नहीं सजाया, बल्कि आम जनता के बीच ईमानदारी, बुद्धिमानी और नैतिकता की मिसाल भी पेश की। बीरबल की सूझबूझ और तीव्र बुद्धि ने ना जाने कितनों की जिंदगी बदली और झूठ का पर्दाफाश किया। यह कहानी एक लालची दुकानदार की है जो अपनी चालाकी से लोगों को ठग रहा था, लेकिन बीरबल ने उसकी असलियत सबके सामने ला दी। न्याय, बुद्धिमानी और हास्य के रंग में पगी यह कथा आपको अंत तक बांधे रखेगी। अंक 1, दिल्ली का धनी बाजार। दिल्ली के मशहूर नूरगंज बाजार में एक व्यापारी था, नाम था सेठ हरिहरलाल। बाहर से देखने में अत्यंत विनम्र, पर भीतर से अत्यंत लालची। उसकी दुकान पर रोज सैकड़ों लोग आते, क्योंकि उसका झूठा प्रचार यह था कि वह ईमानदारी की मिसाल है।
सेठ की खास बात यह थी कि वह ज्यादातर गरीब और अशिक्षित ग्राहकों को ही निशाना बनाता। वह नकली सामान असली बताकर बेचता, बाट में चोरी करता और बाकी व्यापारियों को भी नीचे दिखाने के लिए झूठी कहानियां फैलाता। लेकिन वह सब इतने चतुराई से करता कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। कई बार शिकायतें गईं, पर सब सबूतों के अभाव में रद्द हो गईं। अंक 2, गरीब किसान का धोखा। एक दिन एक किसान भीखा अपने गांव से कुछ कृषि उपकरण और अनाज खरीदने दिल्ली आया। वह सीधा हरिहर लाल की दुकान पर पहुंचा। सेठ ने उसे बहुत मीठे शब्दों में फंसाया। तुम्हें तो मैं अपना भाई मानता हूं। ये देखो सबसे उत्तम बीज, इससे फसल दुगनी होगी। और ये लो असली कांसा का हंसिया जो वर्षों तक चलेगा। भीखा ने अपना सारा धन यानी 30 रुपए देकर सामान ले लिया और घर चला गया। लेकिन जब उसने खेत में बीज डाले तो उनमें से कुछ भी नहीं उगा और वह हंसिया 3 दिन में टूट गया। गांव के पंडित ने बताया कि बीज नकली थे और हंसिया लोहे का निकला। भीखा दुखी हो गया। उसकी साल की एकमात्र फसल तबाह हो गई। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह सीधा राजधानी गया, न्याय की उम्मीद में, और शाही दरबार में गुहार लगाई। अंक 3, बीरबल की रुचि जागी। जब यह शिकायत अकबर के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला साधारण नहीं है। अगर यह सही निकला तो एक व्यापारी का लालच सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कराकर बोला, जहां पनाह, मैं सत्य को सामने लाकर ही दम लूंगा। बीरबल ने सबसे पहले खुद सेठ हरिहर लाल की दुकान पर साधारण वेश में जाकर निरीक्षण किया। उसने देखा कि सेठ ग्राहकों से मीठा बोलकर नकली माल बेच रहा है, पर वह कोई सबूत नहीं छोड़ता। बीरबल समझ गया कि इससे निपटने के लिए सीधे वार नहीं बल्कि कोई जाल बिछाना होगा। अंक 4, योजना का जन्म। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने एक विश्वासपात्र सैनिक को साधारण किसान बनाकर नूरगंज भेजा। उसने उस सैनिक को खास निर्देश दिए। 1, नकली माल की मांग करना। 2, दुकानदार को फुसलाने देना। 3, पूरा वार्तालाप रिकॉर्ड करना बीरबल के जासूसों की मदद से। योजना के अनुसार सैनिक किसान बना और सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने कहा, सेठ जी, मुझे बहुत सस्ता और बढ़िया बीज चाहिए, चाहे थोड़ा मिलावटी ही क्यों न हो। गांव में मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं। सेठ मुस्कराया और फुसफुसाकर बोला, तुम तो मेरे मन की बात कह बैठे। ये देखो, नकली बीज आधी कीमत पर, और ऐसा लोहे का हंसिया जो कांसा दिखेगा। पूरा वार्तालाप पास खड़े जासूसों ने सुन लिया। नकली बीज का नमूना और हंसिया भी लिया गया। अब बीरबल को वह सबूत मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। अंक 5, दरबार में न्याय का दिन। अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। हरिहर लाल को भी बुलाया गया, जिसे नहीं पता था कि उसका पर्दाफाश होने वाला है। भीखा, किसान जिसकी शिकायत थी, पहले दरबार में खड़ा हुआ और सारी आपबीती सुनाई। फिर बीरबल खड़े हुए। जहां पनाह, सेठ हरिहर लाल पर जो आरोप है उसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास गवाह भी हैं और प्रमाण भी। उन्होंने सैनिक को सामने बुलाया। सैनिक ने दरबार में वही वार्तालाप दोहराया और नकली बीज व हंसिया प्रस्तुत किया। बीरबल ने कहा, हमने इन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा और प्रमाणित हुआ कि ये बीज खराब हैं और हंसिया लोहे का है। अब बीरबल ने सेठ से पूछा, क्या तुमने यह सामान बेचा था? सेठ घबरा गया पर बोला, हुजूर, हो सकता है मेरे नौकर से गलती हुई हो। मैं तो ईमानदार व्यापारी हूं।
बीरबल मुस्कराए। सेठ जी, क्या आपने इस सैनिक को यह नहीं कहा कि ये नकली बीज हैं जो गांव में कोई नहीं पहचानेगा? अब सेठ की घिघी बंध गई। बीरबल ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। जहांपनाह, यही नहीं, इस सेठ ने और भी कई किसानों को ठगा है। हमारे पास 8 और लोगों की शिकायतें आई हैं, जिनके पास भी सबूत हैं। अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने सिंहासन से खड़े होकर कहा, जिस व्यापार में ईमानदारी नहीं, वह डकैती से भी बदतर है। अंक 6, सजा और सबक। अकबर ने सेठ को सख्त दंड सुनाया। उसकी दुकान को 1 वर्ष के लिए बंद किया गया। उस पर 500 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया गया, जिससे गरीब किसानों की सहायता की जाएगी। और उसे आदेश दिया गया कि वह 6 महीने तक सार्वजनिक रूप से मुफ्त अनाज वितरण करेगा। भीखा को मुआवजे के तौर पर 100 सोने की मुद्राएं दी गईं, साथ ही एक नई बैलगाड़ी भी जो बीरबल की ओर से उपहार थी। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां ईमानदारी की जगह लालच ले ले, वहां न्याय को हथियार बनना ही पड़ता है। अंतिम अंक, नूरगंज की नई सुबह। सेठ की सजा के बाद नूरगंज के सारे व्यापारी सचेत हो गए। अब वे ईमानदारी से व्यापार करने लगे। अकबर ने बाजार में एक नया नियम लागू किया, हर माल की गुणवत्ता प्रमाणित होगी। भीखा गांव लौटकर एक आदर्श किसान बन गया। उसने एक संगठन भी बनाया, सच्चे किसान सभा, जहां वे औरों को जागरूक करता। बीरबल की चतुराई, अकबर की न्यायप्रियता और एक गरीब किसान के साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई चाहे जितनी दबाई जाए, अंततः वह उगती जरूर है, जैसे धरती की मिट्टी में छिपा बीज। सीख और संदेश। एक, लालच जितना मीठा लगता है, उसका अंत उतना ही कड़वा होता है। 2, ईमानदारी की राह कठिन होती है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। 3, न्याय के लिए आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। 4, शासन तभी सफल होता है जब उसमें न्याय, बुद्धि और साहस हो।